नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर यानी कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 का यह मॉडल पेपर है। जैसा कि हर वर्ष जो आपकी बोर्ड है यानी कि यूपी बोर्ड है वो आपका प्रश्न पत्र जारी करता है, तो इस साल भी उसने अपना प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके जो यूपी बोर्ड है उसमें पूछे जाएंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कक्षा 12 सामान्य हिंदी का यह क्वेश्चन पेपर है और 3 घंटे 15 मिनट में इस क्वेश्चन पेपर को हल करना है। पूर्णांक इसका 100 का है, आप देख पाएंगे। सबसे पहले खंड का करना है आपको। खंड का जो आपका है उसमें विकल्पीय प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न जो होंगे आपके बहुविकल्पीय वाले होंगे, यानी कि विकल्प वाले होंगे। 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से जो विकल्प सही होगा वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसा कि पहला प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है संपूर्णानंद और तीसरा है मोहन राकेश, चौथा है रामकृष्ण दास। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा, जो सही आंसर होगा वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक संपूर्णानंद हैं। कौन है? संपूर्णानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो आपको उत्तर पुस्तिका में संपूर्णानंद लिखना है। इसके बाद खा वाला है कि लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की कौन सी रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सुख सागर और दूसरा है प्रेम सागर, तीसरा है परीक्षा गुरु और चौथा है रानी केतकी की कहानी। तो आपको बता दें कि लल्लू लाल की जो रचना है वो है प्रेम सागर। कौन सी है? प्रेम सागर, ये लल्लू लाल की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होता है। इसके बाद तीसरा आप यानी कि गा नंबर प्रश्न है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है अमरकांत और चौथा है यशपाल। तो आपको बता दें कि जो पर्दा कहानी है वो आपके यशपाल जी द्वारा लिखित ये कहानी है। तो ये जो आपका आप सही होता है ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यशपाल। इसके बाद घ नंबर प्रश्न आपका है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है राम वृक्ष बेनीपुरी और तीसरा है राहुल सांस्कृत्यायन और चौथा आपका ऑप्शन जो है रांगे राघव। तो आपको बता दें जी, जो आवारा मसीहा है ये विष्णु प्रभाकर जी की है और ये उनकी जीवनी है, यानी कि विष्णु प्रभाकर जी की ये जीवनी है। इसके बाद अंगा प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी और दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा है वसुदेव शरण अग्रवाल और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बता दें कि जो बाण भट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, आपको ये प्रश्न नंबर 2 में कहा है कि कामायनी किस युग की रचना है। इसका उत्तर आपको देना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग और चौथा है नहीं दूसरा है छायावादी युग और तीसरा है भारतेंदु युग और चौथा है प्रगतिवादी युग। तो आपको बता दें जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। सभी को पता होगा, जो भी इंटर में स्टूडेंट हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं, उन सभी को पता होगा कि ये कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई ये महाकाव्य है। आपको बता दें ये छायावादी युग का महाकाव्य है और ये 1936 में लिखा गया और जयशंकर प्रसाद जी का ये अंतिम महाकाव्य था। इसके बाद खा नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तो आपको बता दें ये पहला मान लो अगरदास हैं, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है नंददास। तो ये आपको तीनों ये आपको दिख रहे होंगे कि ये जो तीनों कवि हैं ये आपके आदिकाल के कवि हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। रामधारी सिंह दिनकर ये जो हैं ये प्रगतिवादी कवि हैं। ये आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा प्रश्न यानी कि कौन सा ऑप्शन कट रहा है। जो ऑप्शन कट रहा है उसको सबसे पहले आपको काट देना। इसके बाद
जो सही हो वो आपको लिखना है। इसके बाद गा वाला है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो आपको बता दें यहाँ पर आपको पहला जो तार सप्तक था वो कब प्रकाशित हुआ था, इसका सन पूछ रहा है। तो जो पहला तार सप्तक था वो 1943 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होता है 1943। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कि अपनी कॉपी में आपको उत्तर नंबर 2 का गा डाल करके 1943 आपको लिखना है। इसके बाद घा प्रश्न है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो आपको बता दें ये प्री प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। साकेत आपका मैथिली शरण गुप्त जी का है जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं, और प्री प्रवास ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। और भारत भारती ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। आपको बता दें ये जो कामायनी है, अभी हमने बताया जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, और ये जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि थे। तो ये जो कामायनी है ये छायावादी क्या है, छायावादी रचना है। तो इसमें पूछा यही गया है कि द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है, तो इसमें कामायनी नहीं है, ये छायावादी युग की रचना है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होता है। इसके बाद अंगा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, यानी कि जो कौन सी ऐसी कृति है जो महाकाव्य नहीं है। तो आपको बता दें जो पहला ऑप्शन है रामचरितमानस, ये भी महाकाव्य, और दूसरा है साकेत, ये आपका मैथिली शरण गुप्त का है, ये भी महाकाव्य, और चौथा आपका तीसरा है पद्मावत, ये पद्मावत जायसी जी का है, ये भी महाकाव्य है। मामा ये महाकाव्य नहीं बल्कि एक कहानी है। तो ये आपको इस प्रकार से करना है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, मामा। इसके बाद प्रश्न तीसरा आपका आता है कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 गुणे 2 बराबर 10 यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है। 5 प्रश्न दिए गए हैं और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। इस प्रकार से आपको 10 नंबर ये गद्यांश से आपको मिलेंगे। कहाँ से? ये गद्यांश आपको पढ़ना है, उसके बाद उसी के आंसर आपको देने हैं। सबसे पहले ये गद्यांश इसको पढ़ लेना है आपको अच्छे से। इसके बाद पहला इसका प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि जो पूछा जाए वही आपको लिखना है। अगर संदर्भ पूछा जा रहा है तो सिर्फ संदर्भ आपको लिखना है, उसकी व्याख्या नहीं करनी है, ना तो उसका प्रसंग लिखना है। संदर्भ में यही लिखा जाता है कि प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक हमारी हिंदी के जो भी पाठ है उसके लेखक कौन है, ये आपको लिख देना होता है। और इसके बाद दूसरा है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण यह वसुंधरा कहलाती है। तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि ये वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो ये वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं उन्हीं को हम वसुंधरा कहते हैं, है ना। इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद तीसरा आपका है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपको व्याख्या कर देना है आपको अच्छे से। ये जो रेखांकित या अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी आपको सिर्फ व्याख्या कर देनी है, बाकी आपको नहीं करना है। और इसके बाद जो चौथा प्रश्न आपका है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। पृथ्वी की जो देह है उसको किसने सजाया है, तो इसका भी उत्तर आपको इसी में खोजना है। चलिए पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे लिखा है लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। देखो यहाँ पे उत्तर मिल गया। इसका लिखा है, ये उत्तर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। देखो, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यहाँ तक आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद आपका आता है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो इसका भी आपको उत्तर इसी गद्यांश में मिल जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसको ना तो याद करना, ये तो फ्री के नंबर मिलते हैं। ये जो 10 नंबर हैं ये फ्री के ही नंबर मिलते हैं हमारे हिसाब से।
तो इसको देखो, वो जो 5वां क्वेश्चन आपका है ये यहाँ से आया है कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जांच पड़ताल आवश्यक है। तो ये लाइन आपको लिख देनी है। तो ये जो 10 नंबर आपको मिलते हैं ये फ्री के नंबर मिलते हैं, इनको छोड़ के नहीं जाना, इसको करना जरूर है। और इसके बाद अथवा में दिया गया है, यानी कि किसी कारणवश अगर आप पहला वाला नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आपके समझ में आ रहा है कि इसका शीर्षक क्या है, इसके लेखक कौन है, कौन सा ये निबंध है, पोएम है, क्या है, तो आपको क्या करना है, ये वाला आपको कर देना है, अथवा वाला। तो इसको भी वैसे ही करना है। इसमें भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के आपको आंसर देने हैं। पहला प्रश्न इसमें भी गद्यांश का संदर्भ लिखना है, और इसके बाद इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, तो इसका उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ ढूंढ लेना है, जिस प्रकार से हमने अभी आपको ढूंढ करके दिखाया। इसके बाद आपको चौथा प्रश्न दिख जाएगा कि गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। आपको गद्यांश का भाव यानी कि जो गद्यांश है ये क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको लिखना है। इसके बाद 5वां है कि गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। ये गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिख देनी है। अब गद्यांश की भाषा शैली मतलब ये कौन सी भाषा है, यानी कि अगर आप ये जो अशोक के फूल हैं, अगर आपको लेखक की भाषा शैली यानी कि लेखक की लैंग्वेज स्टाइल आपको समझ में आ रही है तो आप उसी आधार पर इसको कर सकते हैं। इसके बाद चौथा आपका प्रश्न है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का है। जैसा कि अपने हमने बताया कि 5 प्रश्न होंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न है, इस प्रकार से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको पद्यांश पढ़ लेना है। इसके बाद अभी आपने जो किया वो गद्यांश था और अब आपको पद्यांश करना है, लेकिन करना दोनों है, आपको गद्यांश भी करना है, पद्यांश भी करना है। अथवा में जो दिया गया उसके लिए आपको हिंट दी गई है कि आपको जो आ रहा है वो करिए। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, पढ़ते हैं इसको। चलिए हम, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भारत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। तो ये आपको बताना है कि कहाँ से है। मेरे हिसाब से ये कैकेयी अनुपात का है शायद। तो इसको करना है आपको। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। हाँ, ये कैकेयी अनुपात का जो आपका लेसन है, जो आपका पाठ है, उसी से आया हुआ है। तो इसका आपको सबसे पहले इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ पूछा जा रहा है तो सिर्फ संदर्भ, और इसके बाद व्याख्या पूछी जा रही है तो सिर्फ व्याख्या, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और तीसरा आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। इसमें आपको अलंकार बता देना है कौन सा है। ये अलंकार आप जब पढ़ेंगे तभी आपको पता होगा। अब हमारे हिसाब से जो इसमें अलंकार पहचानने की ट्रिक ये हम बता देते हैं कि जहाँ पर सा सी से ये आपको दिख जाए और ये अंडरलाइन दिख जाए तो समझ जाइए कि कौन सा अलंकार होगा। यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? उपमा। जहाँ सासी से हो वहाँ पर आप तुरंत उपमा अलंकार लगा दें, हो जाएगा आपका सही। तो इसमें भी आपका कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसके बाद आपका आता है पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका आपको भाव स्पष्ट कर देना है और भाषा की विशेषताएं बताइए। ये जो भाषा लिखी है इसकी विशेषता क्या है। इसके बाद अथवा में दिया गया है, ये आपको करना है। तो इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। इसके बाद इसके जो प्रश्न हैं वो आपको करना है। ये सारे प्रश्न आपको 1 से ले करके 5 आपको करने हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये देख पाएंगे यहाँ पर लिखा है लेखक। लेखक का मतलब होता है जो जिसने रचना की है।
तो इसमें आपको लेखक एक तो होते हैं लेखक और दूसरे होते हैं कवि। तो लेखक गद्य में लिखते हैं और जो कवि होते हैं वो पद्य में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको लेखकों का जीवन परिचय लिखना है। तो ये आपको दिख पाएंगे यहाँ पे 3+2 लिखा है, यानी कि 5 नंबर आपको सिर्फ मिलेंगे लिखने के लिए। ये जो आप लिखेंगे जीवनी, ये 5 नंबर की ही आएगी। यहाँ से देख पाएंगे आप, लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल। अब 3 लेखक दिए गए हैं, 3 में से सिर्फ आपको एक ही करना है। एक तो कम से कम कर ही लेंगे, तो एक करेंगे उसके 5 नंबर मिलेंगे। और खा वाला है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर उल्लेख कीजिए। तो आपको देखना यह है कि लेखक और कवि दोनों आपको करने हैं, लेकिन आपके लिए हिंट दी गई है कि 3 लेखक और 3 कवि दिए गए हैं। 3 में से एक एक आपको करना है और 5 नंबर मिलेंगे। ये 10 नंबर का आता है। इसमें आपको लेखकों में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, 3 में से सिर्फ आपको एक का करना है, बाकी छोड़ देना है। और छठा प्रश्न आपका है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको ये जो इसका उद्देश्य क्या है कि क्या बताया गया इस कहानी के अंदर, इसका आपको उद्देश्य लिख देना है कि किस कारण से इसमें किसकी समस्या को उजागर किया गया है। इसके बाद अथवा का मतलब होता है या तो आप ये पहला कीजिए या फिर ये आप कर सकते हैं। आपको अगर ये बहादुर कहानी या पंचलाइट कहानी, इसका अगर आपको उद्देश्य नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे इसमें क्या करना है, तब आप यहाँ पे ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आपको ध्रुव यात्रा याद होगी, वो कहानी आपको पूरी लिख देनी है। जितनी आपको याद है उतनी ज़रूर लिखना है। 3-4 पेज में अवश्य आपको कहानी लिख देना है और इसके 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न आपका जो 7 नंबर का प्रश्न है ये 5 नंबर इसके मिलेंगे। और ये प्रश्न आपका स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें ये बताया गया है कि जो आपका जिला है उस जिले में जो भी खंड चल रहा है उस खंड से आपको एक प्रश्न करना है। तो हमारे यहाँ मान लो सीतापुर में जो चलता है वो चलता है आलोक व्रत। तो इसमें आपको देखना है, आपके वहाँ श्रवण कुमार चलता होगा तो श्रवण कुमार वाला करेंगे। रश्मरथी चलता है तो रश्मरथी करेंगे। ध्यान ये देना है कि आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि कौन सा करना है। तो इसमें आपको मुक्त यज्ञ, आपके वहाँ मुक्त यज्ञ चलता है तो ये करना है ये, और त्यागपथी चलता है तो त्यागपथी करना है। आलोक व्रत, अब हमारे यहाँ सीतापुर में आलोक व्रत चलता है तो हमें आलोक व्रत वाला करना है। जैसे कि इसमें आलोक व्रत में पूछा गया है कि आलोक व्रत खंड काव्य का नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण लिखिए। तो आलोक व्रत में जो नायक हैं वो गांधी जी हैं, क्योंकि हीरो तो गांधी जी हैं। तो हीरो जब गांधी जी हैं तो हम गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखेंगे। उनकी विशेषताएं क्या थी, सत्य अहिंसा के पुजारी थे, है ना, ये क्रांतिकारी थे। इस प्रकार से हेडिंगे 4-5 हेडिंग डाल करके आपको अच्छे से लिख देना है 2-3 पेज में, और इसके अच्छे से नंबर आपको मिल जाएंगे। या तो आप ये गांधी जी का चरित्र चित्रण नहीं लिख पा रहे हैं किसी कारणवश, तो ये जो अथवा में दिया गया गांधी यानी कि आलोक व्रत की कथा वस्तु जरूर लिख दें। यानी कि आपको ये 5, 6, 8, 9 खंड में है, हाँ 8 खंड में है या 9 खंड में है। इन खंडों को आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर देना है, कर लेना है। उसके बाद इसकी कथा वस्तु आपको लिख देनी है पूरी। मेरे हिसाब से ये जो चरित्र चित्रण है वो सही रहेगा, आप इसको लिखें, अच्छे से याद करें। और इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब जहाँ पर आपको ससंदर्भ दिख जाए तो समझ लीजिए कि उसमें आपको संदर्भ भी करना है, प्रसंग भी करना है, व्याख्या भी लिखनी है, तीनों आपको करना है। तो आपको तीनों यहाँ पर भी करना है। ये संस्कृत दिया गया है गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश है, इसको आपको संदर्भ,
प्रसंग, इसके बाद इसकी आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है और 2 + 5 = 7 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो इसको पहले पढ़ेंगे। लिखा है महामना विद्वाना वक्ता धार्मिको नेता पटु पटु पत्रकारश्च आसीत। तो इसके बाद है परमस्य सर्वोच्च गुणा जन जनन सेव आसीत यत्र कुत्रापि अयम जननाम दुखितान। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद ये कौन सा पाठ है, मेरे हिसाब से ये महामना मालवीय पाठ है, ये आपका होगा, वो आपको कर लेना है ये। इसके बाद अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो ये अथवा दिख रहा होगा, ये आपको इसके नीचे वाला कर देना है। नीचे वाले में है कि हंस राजा तदैव परिसमध्ये आत्मना भागिनो पापा हंस पोतकाय दुहित रक्षतम मयूरो हंस पोतिकाय प्राप्य लज्जितः तस्मतः स्नातः पलायितः हंस राजो अपि हष्टमानुषः स्वर्गगृहम् आगच्छत। तो इसका आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। और खा वाला है कि दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का पद्यांश यहाँ पे लिखा है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जिस प्रकार से आपका हिंदी में आता है कि आपको पहले गद्यांश करना है उसके बाद पद्यांश करना है, उसी प्रकार से संस्कृत में भी ये आप देख पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपने इसको पद्यांश को किया, अब इसके बाद इसको गद्यांश को करना है। अब गद्य और पद्य में अंतर ये होता है कि जो गद्यांश होता है वो लिखित यानी कि निबंध नाटक कहानी के रूप में होगा, और जो पद्यांश होगा, पद्य का मतलब होता है लय युक्त रचना, यानी कि जिसको हम लय के साथ गा सकें, वो पद्यांश होता है। तो वो आपको पद्यांश और गद्यांश दोनों करने होते हैं, लेकिन इसमें आपको हिंट मिल जाती है अथवा वाली। तो इसको आपको पढ़ना है। इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। न मे रोचते भद्रम व उल्लुकस्य अमीव वचनम अक्रोधस्य मुखम पश्य कथ्यम क्रुद्धो भविष्यति। तो ये जो श्लोक दिया गया है इसको आपको संदर्भ, इसकी और प्रसंग और व्याख्या तीनों आपको करना है। और अथवा में दिया गया है, आप पहला नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो ये दूसरा आप करेंगे। और इसके बाद 9 नंबर आपका प्रश्न है, ये देखिए, ये जो आपके गद्यांश पद्यांश आते हैं 7 दूनी 14 नंबर के आते हैं। एक तो गद्यांश 7 नंबर का हो गया और दूसरा पद्यांश 7 नंबर का, यानी कि ये 14 नंबर आपके संस्कृत से मिलते हैं, ये छोड़ना नहीं है। और 9 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर ये मिल जाएंगे, 1 + 1 = 2। यानी कि करना क्या है इसमें कि अगर आप मुहावरे का अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर, अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर, और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो 1 नंबर। इस आधार पर आपको मुहावरे लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 मुहावरे दिए गए हैं। अब आप इंटर में आ गए हैं, 4 में से 1 तो कर ही लेंगे कम से कम। है एक आपको यहाँ पे लिखा 1 करना है तो 1 करना है। चाहे आप पहला कीजिए तलवार की धार पर चलना, और दूसरा या तो टका सा जवाब देना, तीसरा है दाल में काला होना, चौथा है नमक मिर्च लगाना। ये 4 दिए गए हैं, 4 में 1 करना है आपको, कर लेंगे आप। और इसके बाद 10 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपको देखना है संधि विच्छेद। अब संधि का मतलब होता है जोड़ और विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, यानी कि पहले आपको जोड़ना है उसके बाद उसको अलग कर देना है। यहाँ पे देखो लिखा पहला ये, और एक बात ये आपको है, इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। ये विकल्प वाला है, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, देख पाएंगे यहाँ पर ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में जो सही विकल्प है वो आपको लिखना है। चलिए बताते हैं हम कैसे आपको करना है। यहाँ पे लिखा है पहला वाला, ये आपका क्वेश्चन है, तथापि। तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछा गया है। ये 1 नंबर का यहाँ पे लिखा है कि तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है ए वाला है कि तथ प्लस पी, बी वाला है तथा प्लस आपी, और सी वाला है ता प्लस थपी, और डी वाला है तथ्य
तथ प्लस आपी। तो आपको बता दें 4 विकल्प में से जो एक विकल्प सही है वो आपको लिखना है। तो आपको बता दें जो तथापि का विच्छेद होगा वो हो जाएगा तथा प्लस आपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तथा प्लस आपी मिल करके तथापि बना है। और आपको बता दें इसमें जो संधि होगी तो इसको अलग करेंगे, जैसे तथा का आ निकाल लिए और आपी का आ निकाल लिए। तो जब आ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा बड़ा आ। अब जब बड़ा आ किस में आता है, ये आपका आता है दीर्घ संधि में। तो दीर्घ संधि में ये आता है, तो जो तथापि है इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अगर संधि पूछा जाता तो आपको दीर्घ संधि लगानी होती है। और दूसरा इसमें है, ये भी संधि से ही संबंधित है, परमेश्वरः। परमेश्वरः का संधि विच्छेद है। तो इसमें आपको बताना है कि परमेश्वरः में संधि इसका जो विच्छेद है वो सही विच्छेद क्या है। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। पहला है पर प्लस ईश्वरः, और बी वाला है परम प्लस ईश्वरः, और सी वाला है परम प्लस ईश्वरः, और डी वाला है परे प्लस मेश्वरः। इसको धन भी बोलते हैं, प्लस को धन भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, मैं तो प्लस ही बोलता हूँ। हाँ, तो परे प्लस मेश्वरः। तो ये परमेश्वरः का जब हम इसको विच्छेद करेंगे, विच्छेद का हमने अभी बताया, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। जब विच्छेद को हम अलग करेंगे तो ये बनता है परम प्लस ईश्वरः, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। परम प्लस ईश्वरः मिलकर के परमेश्वरः बना है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं। ये सारे एक एक नंबर के हैं, देखो यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है। और तीसरा है गायकः। गायकः में संधि कौन सी है ये आपको बतानी है। हाँ, गायिका का विच्छेद पूछा गया है कि इसका संधि विच्छेद क्या है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। पहला है गा प्लस आयका, और बी वाला है गा प्लस एका, सी वाला है गाय प्लस अका, और डी वाला है गाय प्लस काहा। तो आपको बता दें जो गायिका है उसका जो संधि होगा यानी कि जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा गय प्लस अका। गय प्लस अका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर खा की तरफ। क्वेश्चन नंबर खा आपका है विभक्ति और वचन से। एक बात आपको बता दें, जो आत्मन विभक्त है यानी कि जो आत्मन विभक्ति है ये आपको याद करके 100% जानी है, क्योंकि ये पिछले 3-4 वर्षों से यही विभक्ति पूछी जा रही है कि आत्मन में कौन सी विभक्ति और कौन सी वचन है। तो ये आत्मन के रूप आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, ये जरूर आते हैं। तो इसमें देखो पूछा गया है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बताइए। तो इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सी वचन है, यहाँ पे लिखा है पहला कि आत्मन। आत्मन में विभक्ति और वचन बताना है आपको, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो ये आपको पढ़ लेना है, आपको पता होगा कौन सा है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हाँ, एक तो आता है आत्मन, उसके बाद आता है नामन, नामनान। तो नामनान और आत्मनान ये दोनों जरूर पढ़ के जाना है, ये दोनों अवश्य आते हैं, अक्सर ये अभी तक पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो इसके लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। लिखा है वसन और व्यसन, इनमें से इसका अर्थ क्या होता है, वसन और व्यसन। और दूसरा है विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, ये आपको लिखना है। इसके बाद वस्त्र और आदत, और डी है विस्तार और अवधि, तीसरा है अम्बुज और अम्बुद। तो मैं आपको बता दूं ये करना आपको कैसे है, ये आप समझ नहीं पाए होंगे, तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे लिखा है अम्बुज, यहाँ पे लिखा है अम्बुद, है ना। तो लिखा देखो आपको दिख रहा होगा सेम है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक तो अम्बुज का जहाँ पर जा लग जाए वहाँ पर हो जाता है जन्मा, जैसे कि हम लिख देते हैं जलज, जलज यानी कि जल से जन्मा, जल से उत्पन्न, कौन, कमल। तो इसी प्रकार से अम्बु, अम्बु मीन्स भी तो जल ही होता है।
तो अम्ब से उत्पन्न, तो अम्बुज हो जाएगा। अम्बुज मीन्स क्या होता है? कमल होता है। क्या होता है? कमल। अम्बुज मीन्स कमल। तो एक तो इसका अर्थ हो जाएगा कमल, और अम्बुद, अम्बुद यहाँ जानी कि जहाँ पर दा लग जाए, जहाँ पर दा लग जाए लास्ट में, वो हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका बादल। वो पर्यायवाची बादल का हो जाता है। जैसे हमने अभी जलज बताया, क्या बताया? जलज, ये हो जाता है कमल का। और यहाँ पे हम अगर जलद कर दें तो ये हो जाता है बादल का पर्यायवाची। दा मीन्स देने वाला, है ना। तो ये आपका ये अम्बुज जो हो गया, ये हो गया कमल, और अम्बुद हो गया बादल। तो ये यहाँ पे आपको इसका अर्थ कमल लिख देना है और इसका लिख देना है बादल। अब इस प्रकार से आपको कर देना है। हाँ, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है अम्बुद और अम्बुद। ये अभी आपने देखा अम्बुद और अम्बुद दिया गया है। इनमें आपको अभी हमने बताया बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, समुद्र और कमल। तो इसमें जो सही वाला है वो है, अभी हमने बताया अम्बुज मीन्स कमल, अम्बुद मीन्स बादल। तो कमल और बादल जहां पर है वो वाला ऑप्शन सही है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कमल और बादल इसका सही अर्थ है। इसके बाद खा वाला है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। यानी कि एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं आपको। तो ये आपको दिख पाएंगे, लेकिन करना ये है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का आपको करना है। चार दिए गए हैं, चार में से एक तो कर ही लेंगे आपको, ये आपको करना है। ये जैसे अंबर लिखा है तो अंबर का आकाश होता है। क्या होता है? आकाश। ये आपको लिख देना है। इस प्रकार से दो अर्थ जरूर लिख देने हैं। पट मीन्स वस्त्र है, नाग सर्प, यह कर देना है। इसके बाद गा वाला है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जरूर आते हैं ये, और ये आपको छोड़ने नहीं है, सिर्फ एक ही करना है। देखो यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए कितने, 1 2 3 4, चार दिए गए हैं। चार में से एक ही करना है जो आंखों के सामने हो। यानी कि जो हमारे आंखों के सामने है उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो उसे हम एक शब्द में ना तो कहेंगे नेत्र के सम्मुख, ये गलत हो जाएगा। ना तो कहेंगे आंख के आगे, ये भी गलत। और ना कहेंगे प्रत्येक आंख के आगे। आपको जो कहना है वो हो जाएगा प्रत्यक्ष। यानी कि जो भी हमारे सम्मुख होता है, जो भी हमारे सामने होता है, उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 के लिए आपका सही होता है। इसके लिए इसके बाद है प्रश्न नंबर, हाँ, इसके बाद दूसरा है जानने की इच्छा रखने वाला। इसके लिए आपको एक शब्द में उत्तर देना है। कौन है ऐसा जो जानने की इच्छा रखता है? उसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? इसके लिए भी चार ऑप्शन हैं। पहला है जानवर, दूसरा है ज्ञानी, तीसरा है जिज्ञास, और चौथा है बुद्धिमान। तो आपको बता दें जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम जिज्ञास बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिज्ञासु, ना कि जानकार, ना कि ज्ञानी, ना कि बुद्धिमान, वो होता है जिज्ञासु। इसके बाद घा वाला है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन आए हुए हैं और ये अक्सर आपके परीक्षा में अवश्य आते हैं। इनमें थोड़ी सी त्रुटियां होती हैं, वो त्रुटियां आपको, वो अशुद्धियां आपको सही करके लिखना होता है। ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, 2 नंबर। लेकिन अगर आप पढ़े ही नहीं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रत्येक एक चीज़ को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि पेपर है, परीक्षा होती है, कैसी भी परीक्षा हो। तो पहला आपका है कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। क्या होना चाहिए था? तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। यहाँ पे लिखा है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो हैं नहीं, बल्कि यहाँ पे लिखना था हो। तो ये आपको सही करके लिख देना है। यहाँ पे हैं की जगह पर हो कर देना है, बाकी सही है। यहाँ पे 2 ही शुद्ध करने हैं आपको। चलिए दूसरा देखते हैं। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो आपको बता दें जहां पर अनेकों होता है ये गलत है,
क्योंकि जो अनेक है वो खुद ही बहुवचन है, इसमें बहुवचन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें होना चाहिए था कि इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। इस प्रकार से जो सही है ये सही हो जाता। तीसरा है सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। तो ये कवित्री गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हम जब कवित्री लिखते हैं तो कवइत्री होता है। ये सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। इसके बाद चौथा है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो बार बार कृपा कृपया कृपया नहीं लिखना चाहिए, ये गलत है। और इसके बाद 12 नंबर प्रश्न आपका है वीर रस। हमने आपको बताया था कि वीर रस या हास्य रस, वीर या हास्य रस में से कोई एक रस आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। तो आपको वीर रस या हास्य रस दोनों याद कर लेने हैं। सिर्फ दो में से एक लिखना है, 2 नंबर ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक बात और, इसका स्थायी भाव, उदाहरण, परिभाषा जब आप तीनों लिखेंगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो आपको इसकी परिभाषा और इसका स्थायी भाव, इसका उदाहरण लिख देना है। इसके बाद खा वाला है, ये भी करना है, ऐसा नहीं कि ये पहला कर दिए नहीं करेंगे, खा वाला ये करके जाना है आपको। 2 नंबर इसके मिलते हैं। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, मैंने आपको बताया था कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, यानी कि इसकी आपको परिभाषा और इसका एक उदाहरण लिख देना है श्लेष अलंकार का। हमने आपको बताया था श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, है ना, यानी कि जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और ये उत्प्रेक्षा आपको कर देना है। इसके बाद है, और इसके लिए आपको रहीमन पानी राखिए, ये दोहा भी आप लिख सकते हैं श्लेष अलंकार के लिए। और गा वाला है कि दोहा अथवा सोरठा छंद, या तो आप दोहा लिखें या सोरठा छंद, ये दो में से कोई भी एक छंद आपको लिख देना है और उसमें मात्राएं आपको बतानी हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको लिखना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये आपके मिलते हैं यहाँ से 2 2 2, यानी कि 6 नंबर मिलते हैं ये आपके। इसके बाद 13 नंबर आपका प्रश्न है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी कि आपको जब खाता खोलने जाते हैं तो किस प्रकार से एप्लीकेशन देंगे, किस प्रकार से प्रार्थना पत्र देंगे, तो आपका जो बैंक जो प्रबंधक होंगे वो किस प्रकार से खाता खोलेंगे, तो वो एप्लीकेशन आपको लिख देना है। 6 नंबर का एप्लीकेशन आता है। या अथवा में दिया गया है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए, ये आपको लिख देना है अगर पहला नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आपका है, और ये अंतिम प्रश्न है क्योंकि निबंध के बाद आपका अंतिम प्रश्न यही है। तो निबंध है ये कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का प्रश्न है, 2 + 7 = 9। यानी कि ये इतने सब्जेक्ट दिए गए हैं, इतने विषय आपको, यानी कि 5 विषय दिए गए हैं। 5 विषय में से सिर्फ एक विषय पर आपको निबंध लिखनी है, आप लिख लेंगे। पहला जो आपका सब्जेक्ट दिया गया है, पहला जो विषय दिया गया है वो है देश में बेरोजगारी की समस्या, इस पर आप निबंध लिख सकते हैं। या दूसरा है आतंकवाद की समस्या और इसका समाधान। तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व। चौथा है विद्यार्थी और राजनीति। और 5वां है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। ये 5 में से किसी एक टॉपिक पर, एक सब्जेक्ट पर आपको निबंध लिख देना है और उसकी भाषा शैली भी आपको लिखना है। तो ये था आपका कक्षा 12 सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।